नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सब्जेक्ट कोड BZDZ 172 के अब तक हम 10 चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आशा है वो सभी लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा जेंडर आधारित हिंसा। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो। वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक भी करें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप वहां पर अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना है और चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि जेंडर आधारित हिंसा से आप क्या समझते हो, इसकी विभिन्न श्रेणियां क्या है और जेंडर आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, जब हम मानवीय इतिहास को पढ़ते हैं तो मानव इतिहास में जो हिंसा है वो एक सबसे कॉमन चीज़ रही है। चाहे प्रारंभिक समाज की बात कर लो, मध्यकालीन समाज की बात कर लो और चाहे आज आधुनिक समाज की बात कर लो। आज हम इतने ज़्यादा मॉडर्निटी की ओर बढ़ चुके हैं, आधुनिकता की ओर बढ़ चुके हैं। आज दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, फिर भी जो हिंसा है वो हर जगह व्याप्त है। लेकिन हिंसा में भी जो जेंडर आधारित हिंसा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। देखो, हिंसा तो हो ही रही है, कभी कम्युनिटी के बीच में हो रही है, लोगों के बीचों में हो रही है, पुरुष पुरुष के बीच में हो रही है, पुरुष स्त्री के बीच में हो रही है, बच्चों बच्चों में हो रही है। तो हिंसा तो हर जगह हो रही है। हिंसा तो आपको हर कम्युनिटी का एक हिस्सा दिखाई देगी। लेकिन बात ये आती है, हिंसा में भी जो अलग अलग टाइप से उसे बांटा गया है उसमें से जो जेंडर आधारित हिंसा है ये एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। तो जेंडर आधारित हिंसा को शॉर्ट में हम GBV यानी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं। और इसको अगर आप समझोगे तो इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूह को जेंडर के आधार पर जब टारगेट करके उसे नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो जेंडर आधारित हिंसा कहलाती है। यानी कि कोई आपसे पूछे जेंडर आधारित हिंसा या GBV क्या है, तो जेंडर बेस वायलेंस क्या है। तो जेंडर बेस वायलेंस या फिर जेंडर आधारित जो हिंसा है वो ये है कि जब किसी व्यक्ति को या उसके समूह को उसके जेंडर के आधार पर टारगेट करके उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। चाहे वो मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे यौन आधार पर उसे नुकसान पहुंचाया जाए, तो ये जेंडर आधारित हिंसा होगी। इसमें कई बार आप किसी को धमकी दे रहे हैं, बल प्रयोग कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता को रोक रहे हैं, तो ये भी जेंडर आधारित हिंसा आएगी। जेंडर आधारित हिंसा परिवार में भी हो सकती है, समाज में भी हो सकती है, शांतिपूर्वक परिस्थितियों में भी हो सकती है और संघर्ष के दौरान भी हो सकती है। ये परिवार के सदस्यों द्वारा भी हो सकती है, ये चिर परिचित रिश्तेदारों के द्वारा भी हो सकती है, ये अजनबियों के द्वारा भी हो सकती है और निजी सहभागियों द्वारा भी हो सकती है। सदस्यों में उसका पति भी शामिल हो सकता है। तो जेंडर आधारित हिंसा में हमने ये समझा कि हिंसा का एक ऐसा रूप जिसमें हम जेंडर को टारगेट करके हिंसा करें तो वो जेंडर आधारित हिंसा कहलाती है। ये अपने लोगों से भी हो सकती है और बाहरी लोगों से भी हो सकती है, ये शांतिपूर्वक परिस्थितियों में भी हो सकती है और ये अशांति के वातावरण में भी हो सकती है। यद्यपि हिंसा पुरुष, स्त्री और बच्चों सभी के लिए पीड़ादायक अनुभव है, सबको एक दर्द ही देती है हमेशा हिंसा। लेकिन फिर भी जेंडर आधारित हिंसा में ये माना जाता है कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों और लड़कियों पर उनके जेंडर के आधार पर क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। कई बार ये महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाकर हिंसा की जाती है। सुरक्षा, यौनिकता, प्रजनन क्षमता या शरीर पर उनके कंट्रोल के आधार पर चीजें निर्धारित करके उनको हिंसक रूप दिया जाता है। तो जेंडर आधारित हिंसा की जब आप बात करोगे तो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है इसमें और जेंडर आधारित हिंसा में थोड़ा सा अंतर है। जब हम कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध हिंसा हो रही है तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही हिंसा हो रही है। लेकिन जब हम जेंडर आधारित हिंसा की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा व्यापक हो जाती है। जेंडर आधारित हिंसा का मतलब ये नहीं कि महिलाओं से ही सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है, पुरुषों का भी शोषण होता है। जब किसी महिला द्वारा किसी पुरुष का शोषण किया जाता है तो ये भी जेंडर आधारित हिंसा है। या फिर अगर आप कोई समलैंगिक है, यानी कि कोई पुरुष पुरुष के साथ ही रहना चाहता है, उसके आधार पर जब हिंसा की जाती है तो ये भी जेंडर आधारित हिंसा है। जब हम बात करते हैं उनकी लेस्बियंस की, यानी कि कोई स्त्री किसी स्त्री के साथ प्यार करना चाहती है तो उसके आधार पर समाज जो उससे हिंसात्मक व्यवहार करता है, परिवार जो उससे हिंसात्मक व्यवहार करता है, वो भी जेंडर आधारित हिंसा है। यानी कि जब आप जेंडर आधारित हिंसा की बात करते हो तो आप सिर्फ ये नहीं कहते कि महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, इसमें पुरुष भी शामिल हो सकता है। इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो अपने समान यानी कि समलैंगिक होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो लेकिन जब आप महिला आधारित हिंसा की बात करते हो तो सिर्फ आप इसमें महिलाओं को ही शामिल करते हो। तो जेंडर आधारित हिंसा स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता को दिखाती है, इस बात की पुष्टि करती है कि जो पीड़ित हैं इनके स्वास्थ्य, गरिमा, सुरक्षा के साथ किस प्रकार से समझौता किया जा रहा है। वर्तमान में जो जेंडर आधारित हिंसा है ये ह्यूमन राइट का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, मानव अधिकारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कई बार महिलाएं और लड़कियां इससे शिकार नहीं होती, बल्कि सिर्फ वही इसका शिकार नहीं होती, बल्कि कई बार पुरुष और लड़के भी इसका शिकार हो जाते हैं।
तो इससे आपको मिलता है कि जो जेंडर आधारित हिंसा है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि पुरुषों द्वारा महिलाओं को जो चोट पहुंचाई जा रही है वही सिर्फ जेंडर आधारित हिंसा है। जेंडर आधारित हिंसा एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत पुरुष भी पीड़ित है और वो सभी लोग पीड़ित हैं जो किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी से शोषित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जेंडर आधारित हिंसा की परिभाषा पता चल गई। अब देखो जेंडर आधारित हिंसा को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो एक होता है परिवार में हुई हिंसा, एक होती है कम्युनिटी में हुई हिंसा और एक कई बार सरकार जब ध्यान नहीं देती है या सरकार खुद ही हिंसा करती है तो कह रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर यूएनओ में एक रिपोर्ट पेश की गई 1994 में। इस रिपोर्ट में जो जेंडर आधारित हिंसा है इसे 3 भागों में बांटा गया जिसकी चर्चा यहाँ की गई है। तो सबसे पहले हिंसा है परिवार में हुई हिंसा। तो जब हम परिवार में हिंसा करते हैं तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कई बार महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ या पुरुषों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया जाता है। कई बार दहेज की वजह से हिंसा होती है, कई बार बलात्कार होता है, कई बार परिवार के सदस्यों द्वारा कुटुंब की यानी कि फैमिली बलात्कार होता है, कई बार सम्मान की रक्षा की वजह से भी लोग मार देते हैं। ये माना जाता है महिला से कई बार क्या होता है, देखो दो परिवारों के बीच की जब दुश्मनी है तो वो दुश्मन वाले जो परिवार हैं वो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करके भी बदला लेते हैं। कई बार महिलाओं से उनकी अनुमति के बिना गर्भपात करवा दिया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है, महिलाओं के यौन अंग में छेद कर दिए जाते हैं और अनेक प्रथाएं हैं जो महिलाओं और पुरुषों के आधार पर उनका क्या करती है, विरोध करती है, लेकिन कहाँ पर, परिवारों में ही। तो परिवार के अंतर्गत जितनी भी हिंसाओं के यहाँ पर मामले दिए गए हैं सब परिवार में हुई हिंसा कहलाती हैं। दूसरे टाइप की हिंसा है कम्युनिटी में यानी कि समुदाय में। तो कई बार आप कार्यस्थल पर देखते हो यानी कि वर्किंग प्लेस पर देखते हो या सार्वजनिक स्थानों पर देखते हो, बस स्टैंडों पर देखते हो, सड़कों पर देखते हो, रेलवे स्टेशन पर देखते हो। महिलाओं के साथ या अन्य लोगों के साथ कई बार क्या होते हैं, अनेक दुर्व्यवहार होते हैं, लाइक डेट बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, तेजाब फेंक दिया, डायन कहकर किसी को संबोधित कर दिया, सती प्रथा की वजह से महिलाओं को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, सम्मान के नाम पर ऑनर किलिंग कर दी गई, महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जा रही है, बलपूर्वक महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ढकेला जा रहा है, विकलांग स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, आदिवासी और दलित स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा हो रही है। ये सब कम्युनिटी में हुई हिंसा है। यानी कि जो घर के चार दीवारों के भीतर है वो घरेलू हिंसा है, परिवार में हुई हिंसा है, और जो समाज में हो रही है, कम्युनिटी में हो रही है, वो कम्युनिटी वाली हिंसा है। कई बार सरकार खुद महिलाओं के प्रति हिंसा कर देती है या फिर कई बार सरकार इस तरफ अच्छे से अवेयर नहीं होती जिस वजह से हिंसा हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है, पुलिस कस्टडी में हिंसा हुई या कस्टडी में कई बार बलात्कार हुआ, उत्पीड़न हुआ, हत्या हुई, युद्ध की स्थितियों में जेंडर के आधार पर हिंसा हुई, या कोई प्रवासी महिला है, प्रवासी कर्मी है, शरणार्थियां हैं, शरणार्थियों के साथ जो हिंसा हो रही है, धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, ये सब क्या है, इसमें ना सरकार की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तो जेंडर आधारित हिंसा क्या है, इसकी परिभाषा आपको पता चल गई। जेंडर आधारित हिंसा की कितनी श्रेणियां हैं, तो ये 3 श्रेणियां हैं, परिवार में हुई हिंसा, समुदाय में हुई हिंसा और सत्ता के अभिकर्ताओं द्वारा यानी कि सरकार द्वारा की गई हिंसा या फिर सरकार की अनदेखी में हुई हिंसाएं। आगे हम चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जेंडर आधारित हिंसा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो अब तक जो क्वेश्चन बनाया वो ये बना, जेंडर आधारित हिंसा से आप क्या समझते हो, इसकी विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं जेंडर आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो देखो भारत में जेंडर आधारित हिंसा का स्तर क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये आपको जब पता चलेगा जब कोई आंकड़े आपके सामने प्रदर्शित किए जाएंगे, कोई डेटाज आपके सामने होंगे। अब देखो भारत में दिक्कत ये क्या है, भारत में बहुत सारी महिलाएं क्या होता है, सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से एफआईआर नहीं करवाती हैं, अपने परिवार के खिलाफ खुलकर आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो ऐसे में जो आंकड़े दिखते हैं वो हमें बहुत कम दिखते हैं, लेकिन जो समस्याएं दिखती हैं वो बहुत ज़्यादा दिखती हैं। भारत में जो है एक संस्था है, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। एनसीआरबी भारत सरकार की एक संस्था है जो कि लगातार आंकड़े प्रदर्शित करती है। इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध जितने भी गंभीर अपराध हैं, जितने भी मामले दर्ज हैं, उनमें सबसे बड़ा हिंसा घरेलू हिंसा का है। यानी कि महिलाओं से संबंधित जितने भी आंकड़े अब तक आए हैं, जितने भी एफआईआर रजिस्टर्ड की गई हैं या फिर जितनी बार नोटिस दिए गए हैं या आवाज़ें उठाई गई हैं, उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है घरेलू हिंसा का। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कि महिलाओं की मर्यादा का उल्लंघन करने के नाम पर उनकी क्या है, प्रताड़ना की गई है। यानी कि जिन भी महिलाओं ने समाज की मर्यादाओं को फॉलो नहीं किया है उन्हें प्रताड़ित किया गया है। तो ऐसे में जो ये मंत्रालय की रिपोर्ट है ये बताती है कि मर्यादा के नाम पर उल्लंघन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी बढ़ोतरी लगातार होती ही जा रही है क्योंकि सोसाइटी ऐसी महिलाओं को क्या करती है, रेस्टिगेट कर देती है। बलात्कार और अपहरण की जो समस्याएं ये भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि युवतियों पर अपराध बढ़ा है। 2014 में जितनी महिलाएं इससे पीड़ित हुई थी वो 18 से 30 वर्ष की थी। जैसा कि यहाँ पर कुछ तालिकाएँ दी गई हैं कि बलात्कार के मामले देखिए कितने हैं, बलात्कार करने का जो प्रयास है वो कितना है, महिलाओं का बड़े पैमाने पर जो व्यापार किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है, दहेज के कारण कितनी हत्याएँ की जा रही हैं, महिलाओं की मर्यादा भंग करने की प्रवृत्ति से कितनी ज़्यादा प्रताड़ना दी जा रही है। ये सब कुछ भारत में 2014 के आंकड़े दिखा रहे हैं जो कि होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि भई जेंडर आधारित हिंसा क्या है?
और ये अन्य प्रकार की हिंसा से कैसे भिन्न है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। दूसरा, जेंडर आधारित हिंसा का महिलाओं पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और जेंडर आधारित हिंसा आखिर होती ही क्यों है? जेंडर आधारित हिंसा के कुछ रूपों का उल्लेख कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भारत में जो जेंडर आधारित हिंसाएं हैं, इनके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रकार है यौन अपराध। कई बार इसमें बलात्कार किए जाते हैं, छेड़खानी की जाती है, यौन उत्पीड़न किया जाता है। तो देखो, इतिहास हमारा ये बताता है कि महिलाओं को हमेशा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, कौमार्य का प्रतीक माना जाता है, वर्जिनिटी देखी जाती है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं पर यौन हिंसा सहित कई तरीके के कंट्रोल रखे जाते हैं। उसे परिवार और समुदाय की इज्जत के नाम पर उचित ठहराया जाता है। तो महिलाओं के शरीर पर यौन हिंसा से लेकर महिलाओं को शर्मिंदा करने तक के जो अपराध है, उसे उचित ठहराया जाता है। बहुत सारे सर्वे हुए, उन सर्वे में तो ये मानते हैं कुछ पुरुष कि महिलाओं को कई बार सम्मान के नाम पर अगर दंड दिया जाए तो वो सही है। तो ये कहाँ तक सही है भाई? यौन हिंसा और बलात्कार तो एक ऐसा उपकरण बन गए हैं जिसका प्रयोग समाज में असमानता की स्थिति बनाने के लिए किया जा रहा है। महिलाओं पर पुरुषों का कंट्रोल हो, ऐसा नहीं माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि पुरुष ही महिलाओं पर कंट्रोल करे हमेशा। ये विचारधारा परिवार, कम्युनिटी और राज्य में हर जगह दिख रही है। राजनीति, सामाजिक, आर्थिक हर जगह दिख रही है। बलात्कार जो अन्य प्रकार की जो यौन हिंसा है, ये लगातार निरंकुशता की ओर बढ़ रही है। और 2012 में आप सभी को पता है, दामिनी जो रेप कांड था, उसके बाद रेप की जो समस्याएं बढ़ी हैं और उसके बाद सरकार की इस और जो अवेयरनेस बढ़ी है, समाज की अवेयरनेस बढ़ी है और कोर्ट भी इस मामले में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। तो भारत में जो जेंडर आधारित हिंसा है, उसमें सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है? सबसे पहली हिंसा कौन सी है? यौन अपराध, जिसमें बलात्कार, छेड़खानी हो रही है। दूसरी हिंसा जो सदियों पुरानी है, वो है दहेज हिंसा। दहेज के माध्यम से पहले बड़े पैमाने पर लड़कियों को जला दिया जाता था और वर्तमान में भी ये समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में एक और तो हम मॉडर्न युग की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर दहेज जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। तो ये अपने आप में दिखा रही है समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। दहेज के कारण युवतियों की हत्या की जा रही है, आत्महत्याएं हो रही हैं, जो कि एक बहुत चिंता की बात है। बड़े पैमाने पर जो मौतें हो रही हैं, बहुत सारे जो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुद्दे हमें पता चल पा रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं तो रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करवा पा रही हैं, बहुत सारे परिवार रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करवा पा रहे हैं। महिलाओं, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, समाज में जो पिछड़े हुए क्षेत्रों की महिलाएं हैं, वो तो अपने अधिकारों की बात ही नहीं कर पा रही हैं। 2012 की एक केस स्टडी दी गई है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया कि देखो, आप गरीब लोग ही हत्या नहीं करते हैं, ये जो बड़े बड़े अमीर भी दिख रहे हैं, इनके यहाँ सबसे ज़्यादा दहेज चलता है। करोड़ और करोड़ रुपए की जो कारें हैं, गिफ्ट में दी जाती हैं। तो दहेज उत्पीड़न के कारण यहाँ पे बताया गया, अक्टूबर 2012 की एक बात है। 25 वर्षीय एक लड़की थी, जो कि जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया था। प्रवर्तिका गुप्ता है इसका नाम। इसके बेडरूम में इसको और उसके 13 महीने के बच्चे को जिंदा जला दिया गया। अब आप बताइए, इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी, इतने अमीर लोग भी ऐसे कांड करते हैं। उसकी माँ और बच्चे को इसलिए सिर्फ माँ और बच्चे को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसका जो पति था और ससुराल वाले थे, वो उससे दहेज की डिमांड कर रहे थे। और मुद्दा पता क्या था? मुद्दा ये था कि जब शादी हुई थी तो महिला के माता पिता ने कहा था, हम 10 लाख रुपए देंगे और एक होंडा सिटी कार देंगे। और इस चीज़ के बाद शादी के लिए वो राजी हो गए। और उसके बाद पता है क्या हुआ? लड़के वालों ने एक डिमांड और कर दी कि अब हमें ना एक फ्लैट भी दे दो। अब वो बंदे को फ्लैट कहाँ से लाए? तो फ्लैट नहीं दे पाए। शादी तो हो गई, लेकिन शादी होने के बाद बच्चा भी देखो हो गया। लेकिन आगे चलकर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया, लगातार प्रताड़ित किया गया। और ये प्रताड़ना आगे चलकर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसे जिंदा जला दिया गया, इवन उसको और उसके बच्चे तक को भी। इतने दरिंदे हैं इस समाज में लोग। भारत की जो इंडियन पिनल कोड की धाराएं हैं, आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी धारा 498 में 498 ए में दहेज उत्पीड़न का मामला रखा गया है। और धारा 304 बी में दहेज के कारण जो हत्या हो जाती है उसके लिए दंड का प्रावधान है। यानी कि आईपीसी की धाराओं में दंड का प्रावधान है, सारी चीज़ें हैं, लोगों में डर ही नहीं है। दहेज उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी धर्म हैं, चाहे शिक्षित लोग हो चाहे अशिक्षित लोग हो, हर जगह दहेज प्रथा है। तो ऐसे में याद रखना चाहिए कि महिलाओं के विरुद्ध जो घर के भीतर हिंसा हो रही है, उन सभी हिंसाओं में 90% हिंसाएं जो हैं वो दहेज के कारण हो रही हैं। बाकी सारी जो हिंसाएं हैं वो अलग तरीके से हो रही है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या करी जा रही है उनके साथ, जिसकी चर्चा आगे की गई है। तो घरेलू हिंसा की जब आप बात करोगे, घरेलू हिंसा की बहुत सारी श्रेणियां हैं। भारत में 40% महिलाएं ऐसी हैं जो वैवाहिक जीवन में कभी ना कभी घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। 37% महिलाएं ऐसी हैं जिनका कभी विवाह हुआ था, आज विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो चुका है, जिन्होंने पति के शारीरिक और यौन हिंसा को सहन किया है। 16% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इमोशनल रूप से क्या किया गया है? हिंसा पहुंचाई गई है, मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया गया है। 10 पत्नियों में से अगर आप सर्वे करोगे तो लगभग ये माना जाता है कि 10%, यानी कि 10 में से कम एक बार एक महिला के साथ यौन हिंसा हुई है, वैवाहिक बलात्कार हुआ है, उसकी इच्छा के बिना उससे संबंध बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा में एक चीज़ और आती है, चोट पहुंचाना। जिन महिलाओं का भी विवाह हुआ है, उन पर जो सर्वे हुए उससे पता चलता है कि लगभग 36% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें काटने, मुक्के मारने या चोट पहुंचाने जैसे मामले हैं। 9% मामले ऐसे हैं जिनमें आग
पे चोट पहुँचाई गई है, मोच पहुँचाई गई है, हड्डियाँ खिसक गई हैं, जला दिया गया है। 7% मामले ऐसे हैं जहाँ गंभीर घाव हुए हैं, हड्डियाँ टूटी हैं, दाँत टूट गए हैं। 2% मामले ऐसे हैं जो जलाए जाने के हैं। तो घरेलू हिंसा में देख रहे हो आप क्या-क्या हो रहा है। तो घरेलू हिंसाएँ में बलात्कार भी हो रहे हैं, चोट भी पहुँचाई जा रही है। हिंसा और विवाह के वर्षों के बीच में लगातार क्या बने हुए हैं, संबंध बने हुए हैं। 62% महिलाएँ ऐसी हैं जो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से हिंसा का शिकार हुई हैं। 32% महिलाएँ तो ऐसी हैं जिन्होंने विवाह होने के 5 वर्षों के भीतर-भीतर हिंसा भुगती है। आगे है सहायता माँगना। देखो, जब हम सहायता माँगने की बात करते हैं, तो इसमें से ये पता चलता है कि 4 पीड़ित महिलाओं में से केवल 1 महिला ही सहायता माँगने की कोशिश करती है। यानी कि हमारे यहाँ महिलाओं को बचपन से इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है कि वो अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाती हैं। तो जो सर्वे हुए हैं उससे पता चलता है कि 4 महिलाओं में से सिर्फ़ 1 महिला है जो अपने लिए आवाज़ उठाती है। अपने पति के घर से बाहर जाकर उसे सुलझाने की कोशिश करती है। पुलिस में जाकर सूचनाएँ दर्ज करवाती है। यौन हिंसा की जो शिकार हैं महिलाएँ, शारीरिक हिंसा की जो शिकार हैं महिलाएँ, इन महिलाओं ने बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को जायज़ मान लिया। इवन भारत में जो सर्वे हुए हैं उसमें तो महिलाएँ खुद कहती हैं कि अगर पति मार रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर है। तो ऐसे में अधिकांश महिलाएँ हिंसा के बारे में क्या करती हैं, किसी को बताती ही नहीं है, वो चुपचाप उसे सहन कर लेती हैं। महिलाओं में धारणाएँ 55% महिलाएँ ऐसी मानती हैं कि उन्हें अपने पतियों का दुर्व्यवहार झेलना ही पड़ता है। 41% महिलाओं ने ये माना कि उनके पति जब उनकी पिटाई सास-ससुर के अपमान की वजह से करते हैं तो उचित ही तो है। यानी कि महिलाएँ खुद ही कह रही हैं अगर मैं अपने सास-ससुर का अपमान कर रही हूँ उसकी वजह से मेरा पति अगर मुझे मार रहा है तो ठीक ही है, उसने गलत नहीं किया है। 35% महिलाएँ कह रही हैं कि हम अपने घर की ज़िम्मेदारी नहीं सँभाल पाई, अपने बच्चों की देखभाल नहीं की, तो पतियों ने जो हमारी पिटाई करी वो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि महिलाएँ खुद ही इस चीज़ को मान ले रही हैं। पुरुषों में धारणाएँ क्या है, तो जो सर्वे हुए हैं उनमें से 75,000 भारतीय पुरुषों में से लगभग 51 पुरुषों ने ये माना है कि पत्नियों को मारना या उन्हें थोड़ी बहुत चोट पहुँचाना बिल्कुल जायज़ है, खास तौर पर जब वो सास-ससुर का अपमान करें। बहुत कम पुरुष मानते हैं कि पत्नियों को तब भी पीटा जा सकता है जब वो अच्छा खाना ना बनाएँ, यौन संबंध से इनकार करें, तो ऐसे भी कुछ पुरुष हैं जो ऐसा मानते हैं। तो हमने देखा कि घरेलू हिंसा के कितने सारे रूप हैं, कि उन्हें चोट पहुँचाई जा रही है, विवाह के वर्षों के बीच में देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएँ क्या हैं, पीड़ित हैं। बहुत सारी महिलाएँ सहायता नहीं माँग रही, इवन महिलाएँ में खुद ऐसी धारणा बन गई है, पुरुषों में खुद ऐसी धारणा बन गई है कि वो हिंसा को क्या मानते हैं, उचित मानते हैं। अगला बहुत बड़ा मुद्दा है मानव तस्करी, यानी कि बड़े पैमाने पर महिलाओं को अवैध व्यापार में ढकेल दिया जा रहा है, वेश्यावृत्ति करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। कह रहा भारत की बात करोगे तो भारत महिलाओं और लड़कियों की तस्करी के मामले में सबसे बड़ा देश बन चुका है, सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। 20 से लेकर लगभग 65 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो बंधुआ मजदूर के रूप में तस्करी में कार्य कर रही हैं। भारत मानव तस्करी से पीड़ित देशों में लगभग शरणास्थली वाला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत में मानव तस्करी के जो तरीके हैं बहुत ही ईजी हैं। 90% तस्करी देश के ही एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में हो रही है। मुंबई में बहुत सारी सेक्स वर्कर ऐसी ही हैं जो गलत तरीके से असम या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से ले जाके वहां पर रखी गई हैं, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। मानव तस्करी का सबसे आसानी से शिकार होती है वो महिलाएं होती हैं, हालांकि पुरुष भी होते हैं लेकिन यहाँ महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाएं ज़्यादा हैं। जो महिलाएं अपने परिवार से दूर रहती हैं, बाहर रहती हैं, उनका आसानी से शिकार कर लिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी है तो ऐसे पैसे दे के थोड़े बहुत उन्हें खरीद लिया जाता है। झुग्गियाँ या सड़कों पर जो महिलाएं रहती हैं उनका बड़ी आसानी से शोषण कर लिया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं जो उत्पीड़न के कारण अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उनको तो बड़े पैमाने पर हिंसा दी जाती है। हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं हर वर्ष खरीदी जाती हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है, उन्हें फंसाया जाता है, नशा देकर फंसाया जाता है, अपहरण किया जाता है, धोखेबाजी, मारपीट, बलपूर्वक उनके शोषण की जिंदगी जीने और गुलामों की तरह रहने की स्थिति में उन्हें डाल दिया जाता है। वो मोल भाव नहीं कर पाती हैं। जो लड़कियां अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, जबरदस्ती विवाह का सामना करना पड़ता है। तो भारतीय दंड संहिता में मानव तस्करी से जैसे मुद्दों के लिए बहुत गंभीर सजाओं का प्रावधान किया गया है, लेकिन फिर भी ये मुद्दे हो रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये चीज़ें किताबों में लिखी हैं, सबको ये बात पता है, और फिर तो सरकारें क्या कर रही हैं, और जो हमारी कानून व्यवस्था है वो क्या कर रही है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी लेने के लिए बने हुए हैं? तो ऐसे मुद्दे तो उठते ही रहते हैं। अगला सबसे बड़ा मुद्दा है एसिड अटैक, यानी कि तेजाब फेंकना। तो भारत में ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी है। भारत की बात करोगे तो किशोरावस्था की बहुत सारी लड़कियां हैं, तो वो क्या करती हैं, कई बार मना कर देती है पुरुषों को। ऐसे में पुरुष उससे क्या करता है, बदला लेने की उसकी वजह से उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है। तो भारत में युवा महिलाओं पर तेजाब फेंकने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मीडिया में ऐसी खबर लगातार आ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में तो ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। भारत में आप फरवरी 2013 की घटना हर कोई जानता है, कि जैसे कि यहाँ पर केस स्टडी बताई भी गई है कि एक लक्ष्मी केस स्टडी, इसके ऊपर एक मूवी बनी है जो कि यहाँ पे बॉक्स में बताया गया है। जो ये लक्ष्मी नाम की लड़की है, इसके साथ सीन होता है। सीन क्या है कि 15 वर्षीय लक्ष्मी है, ये अपने घर से जा रही है काम के लिए, एक किताब की दुकान पर जा रही थी, जहाँ वो पार्ट टाइम सेल्स पर्सन का काम करती थी।
तो तभी उसे पीछे से ना आवाज़ सुनाई दी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। तो उसने सुना कि उसने कोई ना उसका नाम बुला रहा है। तो देखने के लिए पीछे मुड़ती है, कौन बुला रहा है। उसने देखा मोटरसाइकिल पर 2 लोग हैं। वो उनकी तरफ भागती है। पिछली सीट पर एक लड़की बैठी है, जिसे वो जानती थी, और एक लड़का जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो भी उसके जानने वाला था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। जैसे ही वो उसके पास पहुँची लड़की, देखिए एक लड़की थी, और उसने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया, एसिड फेंक दिया। उसका चेहरा जल गया, उसकी छाती जल गई, उसके हाथ जल गए, उसको पहचानना मुश्किल हो गया, उसे भयानक दर्द हो रहा था। कई पीड़ादायक ऑपरेशन हुए, लक्ष्मी का गाँव थोड़ा-सा भर गया, उसे बचा लिया गया। आज वो एसिड अटैक के बाद ज़िंदगी को संघर्ष कर रही है। जितने भी लोग एसिड अटैक से पीड़ित हैं, उनके लिए वो एनजीओ चला रही है। वो दिल्ली में रहती है और उसकी अदालत में जनहित याचिका भी दायर करी कि सरकार ऐसे कानून बनाए कि जितने भी लोगों पर तेजाब फेंके गए हैं, तो तेजाब फेंकने वालों को ऐसा दंड दिया जाए कि लोगों के लिए मिसाल बने। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऐसे जो एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए सरकार कुछ करे। अगली जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है जेंडर आधारित, वो है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग के नाम पर अपराध किया जाता है। महिलाओं को इज्जत की धारणा मानी जाती है। सम्मान और रक्षा के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अपराध होते हैं, और ये अपराध महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध किए जाते हैं जो युवा होती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो अंतर धार्मिक या अंतर जातीय शादी कर लेते हैं, यानी कि समाज के हिसाब से शादियां नहीं करते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, या फिर हिंदू ने मुस्लिम से, मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर ली, तो ऐसे लोगों को समाज निशाना बनाता है। उनका ये मानना है कि सामाजिक सीमाओं का उन्होंने उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से कई बार दोनों कपल्स की हत्या कर दी जाती हैं। इज्जत के लिए जो हत्या है, इसके लिए जो रिपोर्ट है वो भी कम दर्ज करवाई जाती हैं। तो उन्हें कई बार दुर्घटना या आत्महत्या बताया जाता है। लेकिन अगर आप इस स्तर को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा गहराइयों तक है। यानी कि इनके लिए जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं। अगर अपराध नहीं दिख रहा है तो भी देखो अपराध हो रहा है। बात ये आ रही है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? शायद वो खुद सोसाइटी। क्योंकि जब तक आप पुलिस थाने नहीं जाओगे, तब तक अपराध दर्ज नहीं होगा। लेकिन पुलिस से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका सोसाइटी निभा रही है, तो सोसाइटी को खुद देखना चाहिए कि सोसाइटी कैसे कंट्रोल करे। क्योंकि जब तक सोसाइटी का हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तब तक शायद हम एक ब्यूटीफुल सोसाइटी की स्थापना नहीं कर पाएंगे। अगला जो सबसे कॉमन रूप है, सदियों से चल रहा है हमारे यहाँ, वो है गर्भपात। क्या होता है, बड़े पैमाने पर टेक्निकल डेवलपमेंट हुई है। टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से आसानी से अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, सोनोग्राफी हो रही है, स्कैनिंग सेंटर बन रहे हैं, जिसकी वजह से पेट में ही पहले से भ्रूण के बारे में पता लग जाता है। और ऐसे में जब ये पता चलता है कि पेट में, गर्भ में महिला पल रही है, एक बच्ची पल रही है, तो उसकी हत्या गर्भ में ही करवा दी जाती है। तो ये कहलाती है गर्भपात, वो भी किसकी वजह से? कन्या होने की वजह से। कई बार कन्या शिशु होते हैं, यानी कि बच्चा पैदा भी हो जाए, नहीं पता चल पाया, बच्चा पैदा हो गया और वो शिशु निकला कन्या, तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े यहाँ पर दिए हैं। गर्भपात ज़्यादातर होते हैं वो कम उम्र में महिलाएं जो शादी हो जाती हैं, तो उनके ज़्यादातर ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो इस वजह से भी कई बार क्या होता है, गर्भपात की वजह से महिलाएं मर जाती हैं। मातृत्व मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, विवाह के लिए और लड़कियों को दूसरी जगह पर मानव तस्करी रूप में जो भेजा जा रहा है, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं। कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाए गए हैं। भारत में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या लगातार कम हो रही है। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा है वो कम होती जा रही है और असुरक्षा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से महिलाओं को हाशिए पर ढकेला जा रहा है, महिलाओं को निम्न स्तर पर ढकेला जा रहा है। आज हर समाज की स्त्रियां क्या हैं? असुरक्षित हैं। माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटी की महिलाएं हैं, ये और भी ज़्यादा असुरक्षित हैं। एससी एसटी वर्ग की जो महिलाएं हैं भारत में, या फिर जो इस्लाम में महिलाएं हैं, या अन्य जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें जो महिलाएं हैं, इनका अर्थ या फिर जिनका आर्थिक स्तर कमज़ोर है, ये सब महिलाएं जो हैं, ये बड़े पैमाने पर इनकी शक्तियां छीण हैं। इनका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, वो भी इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही इनका शोषण हो रहा है। इसके अलावा ऐसी स्त्रियां जो समलैंगिक हैं, लेस्बियन हैं, उनको तो समाज बिल्कुल भी बढ़ावा दे ही नहीं रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए चर्चा हो रही है, जिस टाइम पे 2023 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जो किन्नर हैं, द्विलिंगी हैं, महिला और युवतियाँ तस्करी का जो शिकार हुई महिलाएं, या फिर जिस महिला का कभी रेप हुआ हो, ऐसी महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। तो ऐसे में उन्हें न्याय तो मिल जाता है एक बार को, लेकिन सामाजिक न्याय कभी भी नहीं मिल पाता है। तो जेंडर आधारित हिंसा के जो विभिन्न रूप हैं, विभिन्न जो चुनौतियां हैं, ये यहाँ से यहीं पर फिनिश हो जाती हैं। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है, जो कि चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करता है। चैप्टर से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये हैं कि भारत में लिंग आधारित हिंसा के प्रमुख रूपों की चर्चा कीजिए। भारतीय समाज में लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम हैं। आई होप सो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो और वीडियो को जरूर लाइक करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।